हर एक आम लड़की का ख्वाब होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से उसके माँ बाप का नाम रोशन हो। बेटियां यूं ही आगे बढ़ती हैं और हर बेटी ऐसा ही करना चाहती है। ऐसी ही एक बेटी थी केरल की। वो भी अपने माँ बाप की मदद करना चाहती थी आर्थिक तौर पर, क्योंकि उनका परिवार बेहद कमज़ोर था। और इसी ख्वाब के साथ उस बेटी ने देश छोड़ा और जाकर विदेश में काम करने लगी एक नर्स के तौर पर। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हम बात कर रहे हैं निमिषा प्रिया की, केरल की वो लड़की जो बहुत सारे ख्वाब और सपने लेकर यमन पहुंची थी। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उस देश में जहां वो दौलत कमा रही थी, जहां पैसा कमा रही थी, उसी देश में एक दिन उसे मौत मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। निमिषा प्रिया भारत की वो बेटी है जो साल 2008 में केरल पहुंची थी और 2017 में उसे हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया और वहां के शरिया कानून के मुताबिक अब उसे आने वाली 16 जुलाई को फांसी की सज़ा दी जाएगी। चिराग, क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी कहानी? जैसे आपने बताया पूरा इंट्रोडक्शन, 2008 की बात है जब केरल की रहने वाली है निमिषा प्रिया। घर की हालत ठीक नहीं थी, तो नर्सिंग का इसने कोर्स किया हुआ था और जो स्थानीय चर्च है उसने फंडिंग की थी। मतलब घर में इतने भी पैसे नहीं थे कि पढ़ाई कर सके, लेकिन किसी तरह फंडिंग हुई, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। अब नौकरी के लिए उसने काफ़ी हाथ पैर मारे, उसकी नौकरी नहीं लगी केरल में। इसके बाद किसी ने उसको गाइड किया कि अगर यमन चली जाएगी तो वहाँ वो एक नौकरी निकली है जिसमें कर सकती है। उसने पासपोर्ट बनवाया और किसी तरह वो यमन पहुँच गई। अब आप सोचिए किस्मत को क्या मंजूर था। वो यमन गई थी इस उद्देश्य से कि वहाँ पर पढ़ेगी, वहाँ पर नौकरी करेगी, वहाँ पर पैसे कमाएगी, अपने घर वालों को भेजेगी और वो भेज भी रही और थी, पैसे कमा भी रही थी। कमा भी बिल्कुल रही बिल्कुल थी। सही बात। एक वक्त था ऐसा कि 2011 में उसकी शादी हुई है, जहाँ तक मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ। उसके बाद वो वापस आती है, शादी होती है उसकी, फिर वापस वो यमन जाती है। उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है वहाँ जिसका नाम मेहदी होता है। और ये जो शख्स है, अब जो आरोप लगा है, इसी के मर्डर का आरोप लगा है निमिषा पर, जिसको 16 जुलाई को फांसी होनी है। भारत सरकार भी लगी है, इंटरवीन कर रही है मामले में। लेकिन वहाँ का जो कानून है उसके मुताबिक जो वहाँ की सर्वोच्च अदालत है या कहेंगे शरिया कोर्ट। पॉलिटिकल संस्था है, उसने ये अप्रूव कर दिया है। तो अब कोई विकल्प बचा नहीं, सिर्फ एक विकल्प बचा है और वो विकल्प है जिसको बोलते हैं ब्लड मनी। कि अगर मृतक के परिवार को कुछ पैसे दे दिए जाएं और मृतक का परिवार सेटिस्फाइड हो जाए और वो कहे ठीक है हम माफ़ करते हैं आपको, तो फांसी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। ये घटना इतनी अजीब सी है कि ये वहाँ पहुँचती है और वहाँ धीरे धीरे जब इसकी नौकरी में पैसे कमा लेती है, अपने पति, इसकी शादी भी हो जाती है, इस दौरान वापस आती है भारत, फिर वापस यमन जाती है। अब वहाँ एक लॉ है कि अगर वहाँ आपको बिजनेस करना है तो आपको वहाँ एक कोई पार्टनर चाहिए होता है, को लोकल पार्टनर, पार्टनर। लोकल पार्टनर। तो वहाँ ये जो मेहंदी है इसके संपर्क में आती है और उसके बाद आप सोचिए कि धीरे धीरे बिजनेस उसका ग्रो होता है। वो इन्वेस्टमेंट भी करती है यहाँ पर करीबन, अगर इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 50 लाख के आसपास इन्वेस्ट किया उसने। और यहाँ वो कई अपने रिश्तेदारों से पैसे लेकर गई, भारत में आई और भारत में इस शख्स को भी लेकर आई एक बार। ये कहा जा रहा है एक दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की उसकी मदर ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो शख्स जब भारत आया तो इसने एक फोटोग्राफ चुरा ली थी निमिषा की अपने पति के साथ, जो इसकी फोटोग्राफ थी, और उसको एडिट करके इसने अपनी फ़ोटो लगा ली और वहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये को पार्टनर बन गया और इस बेसिस पर उन्होंने वहाँ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। और एक वक्त आप सोचिए प्रवेश, ऐसा आया इसकी लाइफ में कि वो उसको टॉर्चर करने लगा। अब वो उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी, उसने उसको बेहोश कर दिया, ओवरडोज हो गई और उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, ये भी आरोप है कि निमिषा ने उसके बाद उसके टुकड़े किए, पानी की टंकी में डाला। ये 2017 की बात है। बिल्कुल। जिसमें उसके बाद उसको जब टंकी में डाला तो वहाँ की पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, फिर कार्रवाई चली और तब से ये वहीं है, जेल में बंद है। जो वहाँ सना, जो उनकी कैपिटल है, वहाँ पर केंद्रीय जेल है, वहाँ पर बंद है। हूती विद्रोहियों का वहाँ पर
दबदबा है क्योंकि वो अब वहाँ काबिज हैं। तो हमारा कोई एम्बेसी भी नहीं है वहाँ पर। भारत सरकार हालांकि अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है, जो भी कार्रवाई है, लेकिन ये घटना आपको याद होगा, एक केस पीछे शहजादी का काफ़ी बिल्कुल, बाराबंकी की शहजादी जो थी उसको भी और यूएई आपने भी सरकार में काफ़ी से काफ़ी बहुत आपने कवर किया लिखा उसको था हमने। उसको। हाँ, उस केस में भी देखिए एट द एंड फांसी हुई। बच नहीं और सकी। इस केस में तो स्थिति ऐसी है कि हमारा वहाँ कोई दूतावास नहीं है और वो सरकार भी नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ तो हाँ, यमन की अस्थायी सरकार सऊदी अरब से ऑपरेट होती है। आप सोचिए। तो अब ऐसी स्थिति में कैसे ये बात बनेगी? सऊदी अरब से हालांकि बातचीत चल रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ खास कुछ हो नहीं रिजल्ट आए। पाएगा। वो हूती, जो आपने बताया कि हूती विद्रोही वहाँ काबिज हैं, तो मुश्किल लग रहा है। लेकिन बाकी बड़ी दुखद घटना है कि भारत की एक बेटी इसी साल कुछ महीने हुए हैं अभी कि शहजादी को फांसी हुई थी। उस पर भी हत्या का इल्ज़ाम था, एक मासूम बच्चे की हत्या का इल्ज़ाम। जो लोग नहीं जानते, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि शहजादी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की रहने वाली एक लड़की थी, जिसका चेहरा बचपन में एक हादसे में जल गया था गर्म पानी की वजह से, और वो अपने चेहरे को ठीक करना चाहती थी। इसी वजह से वो बहुत संघर्ष कर रही थी जीवन में। उसने भारत में रहते हुए एक एनजीओ के साथ काम शुरू किया। फिर उसे फेसबुक पे एक लड़के से मुलाकात हुई और उसके माध्यम से वो दुबई पहुंची, और दुबई जाकर के एक परिवार पर यह आरोप था कि उस परिवार ने उसे घर में बंधक बना लिया था और वो अपने बच्चे की देखरेख करने के लिए उसे वो करते थे। और इत्तेफाक से उस छोटे से बच्चे की मौत हो गई थी एक टीकाकरण के बाद, और उसका मौत का इल्ज़ाम जो है वो शहजादी पर उसके परिवार ने लगाया था, जिसकी वजह से यूएई की सरकार ने शहजादी को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सज़ा और आप सुनाई देखिए थी। प्रवेश के यूएई की सरकार से तो हमारे अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। उसके बावजूद वहाँ बहुत फांसी नहीं बहुत रोक कोशिश पाए। हुई, लेकिन शहजादी को फांसी नहीं, शहजादी को गोली मार करके शूट करके गोली मारी गई थी। 4 गोली मारी गई थी उसको, और उस तरह से उसे सजा दी गई तो थी। अब यहाँ सोशल मीडिया पर इस बात पर डिस्कशन शुरू हो गया यमन को लेकर के, अब यहाँ क्या होगा निमिषा के साथ। मैं आपको थोड़ा सा सीक्वेंस और बता दूं, अपने दर्शकों को भी बता दूं। 2011 में शादी हुई थी, 2008 में यमन गई थी, 2011 में वापस आई। ऑटो चलाने वाले टॉमी थॉमस से इसकी शादी हुई। अब शादी होने के बाद इसकी बेटी हुई 2012 में। उसके बाद ये 2014 में उसे लेकर वापस केरल लौट आई, यानी कि 12 के बाद वो फिर अपने पति के साथ चली गई थी। पति को भी ले गई थी अपने साथ कि चलिए मैं यमन में उसको कुछ काम दिलाऊंगी। अब उसको काम नहीं मिला तो इनको मजबूरन दोनों को वापस छोड़ना पड़ा 2014 में। अब जब 2015 आया और जब ये हुआ कि नहीं अब कुछ बड़ा करना है यमन में और उसके लिए पैसों का इंतज़ाम करना है, तो इन्होंने अपने दोस्तों से, परिवार के लोगों से और सबसे मदद मांगी। और आप सोचिए ह्यूज कैश लेकर यमन जाती है, और जब ये वापस आती है, भारत में थी जब, तो उसको लेकर आई थी अपने साथ महदो, मेहदी अपने जो हाँ, पार्टनर था, जो लोकल उसको पार्टनर लेकर आई थी क्योंकि तलाल अब्दो मेहदी उसका नाम है। हाँ, और इनकी जो जान पहचान हुई थी वो कुछ इस तरह से हुई थी कि जिस क्लिनिक में वो नौकरी करती थी वहाँ पर उसकी बेटी पैदा हुई थी। ओके। तो इस वजह से दोनों की बातचीत हुई थी और फिर उसने बताया कि भी मैं तो नर्स हूँ, ऐसे ऐसे काम करती हूँ। तो इसने बोला, इसने भी इंटरेस्ट शो किया कि चलिए फ्यूचर में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे साथ में। तो उसी के सेंस में ये इसको भारत लेकर आई। यहाँ से ह्यूज इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ गई, वहाँ इन्वेस्टमेंट की, क्लिनिक बनाया और वो चलने लगा। आप सोचिए 2015 की बात है, 2017 में इसने उसका मर्डर किया क्योंकि उसने उसका पासपोर्ट रख लिया, फिर उसकी नीयत ख़राब हो गई, सेक्सुअल असॉल्ट किया इसको। तो आप सोचिए तमाम यातनाएं उसको दी गई। इसी वजह से उसने उसकी ये कहा कि बेहोश करने के लिए, और मकसद ये था, जो उस समय इंटेंशन ये थी और जो कहानी भी निकल कर आई, मैं पढ़ रहा था कई सारी वेबसाइट, उसमें था कि मकसद ये था कि अपना पासपोर्ट उसकी कब्जे से ले। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट या एक्सीडेंटल कह लें कि ज़्यादा डोज लग गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाद एक और अपराध हुआ, उसने शव को काटा और उसके बाद पानी की टंकी में फेंक दिया। फिर ये वहाँ से भागने लगी यमन से, तो पकड़ी गई। तब से केस चल रहा है, आप सोचिए। और अब इसमें फांसी मुकर्रर हो गई है, तो 16 जुलाई को। हालांकि जैसे चिराग, इस बीच अपने ये पॉइंट आपने रेज किया अभी कि बहुत सारे जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देशों में अक्सर जब भी भारत के लोग काम करने जाते हैं, और ख़ासकर जब वो निचले तबके का कोई काम कर रहे होते हैं, नर्स के तौर पर या प्लम्बर के तौर पर, ड्राइवर के तौर पर या असिस्टेंट के तौर पर, तो अक्सर वहाँ जो लोग आपको काम देते हैं, जिस कंपनी या जिस आप आदमी के लिए वहाँ काम करते हैं, वो आदमी आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेता है। और उस समय ऐसी स्थिति हो जाती है, एक बंधक जैसी स्थिति होती है उस हर भारतीय की जो वहाँ पे इस तरह से काम करता है, क्योंकि उसके पास उसका पासपोर्ट नहीं होता, तो वो अपनी मर्जी से भारत नहीं आ सकता। वो भारत आने की स्थिति उसकी तभी बनती है जब उसके पास पासपोर्ट हो। तो यकीनन आपने जो बात कही कि उसका पासपोर्ट उसने रख लिया होगा, और वो आपने बताया कि पासपोर्ट हासिल करने के लिए ही निमिषा ने ये सारी प्लानिंग की थी कि उसको बेहोश करके पासपोर्ट उसका हासिल कर ले। लेकिन ओवरडोज की वजह से जो है वो मेहदी की मौत हो गई और उसके ऊपर हत्या का इल्ज़ाम लग गया।
जी, आगे बता दीजिए। इतना ही नहीं परवेज, एक अपराध हुआ तो समझ में आ रहा था, लेकिन एक और गलती हुई कि उसने उसकी बॉडी, डर की वजह से उसने उसकी बॉडी काटी, टंकी के अंदर फेंक दी। आप सोचिए, तब मुझे लगता है अगर परिस्थिति ऐसी होती कि वो ओवरडोज से मौत हो जाती और सजा शायद ये बच सकती थी, शायद बच बिल्कुल जाती। शायद बच जाती, लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि अब उसके मर्डर बाद अटेम्प्ट हो ही गया। एक और चीज हुई। अब इसको आप सोचिए, 2020 में स्थानीय अदालत ने निमिषा को मौत की सजा सुनाई। 2023 में इसने एक याचिका दाखिल की ऊपरी कोर्ट में, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। 2024 में जो राजनीतिक परिषद है उसने भी इसके रिजेक्ट कर दी, जो लास्ट ऑप्शन था। अब बिल्कुल एक आखिरी उम्मीद बची है, वो है कि अगर ब्लड मनी जिसको कहते हैं, अगर मृतक के परिवार माफ कर दे, और उसके लिए इसने काफी जगहों से एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया इनके परिवार वालों ने। इसकी मदर वहीं है अभी यमन में, और एक कैंपेन इस तरह का चलाया कि भाई कुछ पैसे दीजिए ताकि हम निमिषा को बचा सके। और आप सोचिए कि $10 लाख की डिमांड हुई है और शायद इकट्ठा हो गया इतना, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर आई नहीं है, पुष्टि नहीं हुई है अभी तक इस बात कोई आई नहीं है। और ये जो बचाने का जो प्रयास हो रहा है वो सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल, ये इस नाम से एक समूह बनाया है, जिसमें आप सोचिए कि $10 लाख की पेशकश की गई है मृतक के परिवार को। लेकिन एक बड़ा अमाउंट है। और ब्लड मनी के बारे में आपको बता दें, जो दर्शक नहीं जानते, खाड़ी देशों में या जहाँ भी शरिया कानून लागू होता है, वहाँ पर दो तरह से आपको माफ़ी मिल सकती है। या तो जो अपराध करने वाला, जिसने गुनाह किया है या जिसने हत्या की है, उसको जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित पक्ष है, अगर वही माफ़ कर दे और बिना किसी समझौते के, बिना किसी उसके माफ़ कर दे, तो एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका है ब्लड मनी, के वो जो पीड़ित पक्ष है वो मांग करता है एक बड़े ह्यूज अमाउंट की। अगर वो अमाउंट जो दोषी पक्ष है अगर वो पे कर देता है तो उसको ब्लड मनी कहा जाता है। और उसके पे करने पर वहाँ का जो कानून है वो आपको बिल्कुल बाइज्जत बरी कर देता है, क्योंकि आपको दोषी पक्ष ने माफ़ कर दिया और आपसे ब्लड मनी ले ली। तो सरकारी तौर पर भी वहाँ पर आप पूरी तरह से निर्दोष की तरह ही देखे जाते हैं। तो इसीलिए ब्लड मनी का खाड़ी देशों में सजाए मौत के मामलों में खासकर ये वहाँ पर अक्सर होता है, और उम्र कैद के मामलों में भी ऐसा प्रावधान है। जी चिराग, इसमें एक चीज़ और भी सामने आई कि जो उनके एक वेबसाइट के हवाले से छापा गया है, जिसमें निमिषा के जो पति हैं थॉमस, वो कहते हैं कि बेटी हर मंगलवार को पूछती है कि माँ वापस कब आओगी। वो हर मंगलवार को एक ही सवाल पूछती है। और अब चूँकि अब सज़ा हो चुकी है, मौत की सज़ा हुई है, तो ऐसे में कोई जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन एक और चीज़ इसमें जो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ फांसी, जैसे हम बोल रहे हैं मौत की सज़ा हुई है, और मौत की सज़ा किस तरह से मिलती है वहाँ, ये भी मैंने पढ़ा थोड़ा सा। उसमें ये होता है कि आपको पेट के बल लिटा दिया जाता है, मतलब आपकी पीठ ऊपर होती है, और उसके बाद या तो आपको कंबल के ऊपर लिटाया जाता है या आपको ज़मीन के ऊपर लिटाया जाता है, वो आपकी इच्छा है। उसके बाद आपको गोलियाँ मारी जाती हैं पीठ पर, फिर आपके एक दिल में गोली मारी जाती है, और इस तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। ये वहाँ सज़ा का प्रावधान है, जिसको मौत की सज़ा कहा जाता है। मतलब यहाँ जैसे फांसी होती है, वहाँ फांसी नहीं होती, वहाँ इस तरह से सज़ा। बिल्कुल, शायद ही कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि यूए में गोली मारकर उसकी हत्या की गई। तो ये एक प्रोविज़न है, वो अलग अलग है। लेकिन अब सवाल ये है, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि सऊदी अरेबिया की सरकार चला रही है और वहाँ हुती विद्रोही हैं, तो अब ऐसे में उन आतंकवादियों से बात करना, वो हमारी कितनी मानेंगे, पॉलिसी नहीं है हमारी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, और वो कितनी पॉलिसी नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और अस्थायी रूप से अगर हम सऊदी अरेबिया से बात करेंगे, तो सऊदी अरेबिया ने तो शहजादी के मामले में भी कोई कुछ नहीं कर पाया, रियायत नहीं दी। और मुझे लगता है एक बड़ा इसमें मैं कई लोगों से बात कर रहा था और कई सूत्रों का भी ये कहना था कि सरकार भी बहुत पेन लेती नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने वाली बात, शहजादी के मामले में भी उसके परिवार ने कितना मीडिया ने चलाया और कितना उसको कवर किया, इवन हम लोगों ने आज तक ने, लेकिन आप देखिए सरकार ने ज़्यादा कुछ। और यहाँ भी कई अदालतों में पिटीशन भी दाखिल की गई, यहाँ भी जैसे इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि भाई आपने दूसरे देश में अपराध किया है और वहाँ के कानून के हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा, सिंपल है। तो अब यही बात होती है कि भाई अगर क्या हम ऐसे आरोपी को छोड़ देंगे, सवाल है कि हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो वही बात है। तो अब इसको, चाहे वो कई लोग इसको हमारे कमेंट्स को अजीब तरीके से लें कि भाई आप ये आप क्यों नहीं चाहते वो बचे। तो देखिए, हमारे चाहने ना चाहने से कुछ होगा नहीं, वहाँ जो कानून है उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी। कोई भी देश होता है वो अपने कानून के हिसाब से चलता है, और जो उनका कानून है वो उसके हिसाब से चलेंगे। और हत्या का जो मामला होता है चिराग, वो तो आप देखिए कि हम, चाहे वो सोनम वाला मामला हो या कोई भी मामला हो, जो हत्या करने वाला है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी देश का है, हत्या तो हत्या है, और उसके बदले में सबसे बड़ी जो सज़ा होती है वो मौत ही होती है। तो वो तो वहाँ का देश भी, जो वहाँ का कानून है वो भी देगा, और हमारे देश का कानून है जो हमने भी देखिए कितने लोगों को
हमारे देश में भी कितने आतंकियों को, कितने लोगों को सजाए मौत दी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो कहें, लेकिन हाँ एक पहलू है इसका कि वो भारत की बेटी है, भारत की रहने वाली है, और बदकिस्मती से उसके साथ इस तरह से वहाँ हादसा हो गया। मैंने आपको बताया ना, अगर प्रवेश स्थिति ये होती कि वो सिर्फ इंजेक्शन लगाकर ही मरता, हाँ, अगर वो ओवरडोज से, केवल बॉडी को ना overdose से- काटा जाता, जी, तो जी। कुड हैव डिफरेंट थिंग, मतलब बिल्कुल। फिर अलग चीज होती। तब शायद वो बच सकती थी, शायद वो भी शायद मैं कह रहा हूँ। शायद हाँ, क्योंकि अगर वहाँ- साबित नहीं होता, जुर्म साबित नहीं होता और मेडिकली और फॉरेंसिकली ये साबित हो जाता कि उसने ओवरडोज ले ली थी किसी चीज़ की, दवा की, तो इसलिए वो मर गया। तो खैर ये बहुत ही उलझा हुआ मामला है चिराग, और बाकी जिस पे बीतती है उसे पता है कि सही बात है। जो निमिषा प्रिया का परिवार है, जो उसके बूढ़े माँ बाप यहाँ पर हैं, जिनको राहत देने के लिए, जिनकी वो गरीबी दूर करने के लिए उनकी बेटी विदेश जाकर के नौकरी करती है, नर्स के तौर पर काम शुरू करती है और फिर अपना बिजनेस वहाँ पर स्टार्ट करती है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है और सब कुछ अच्छा चल रहा था और अचानक ज़िंदगी बदल जाती है। 2017 में यह हादसा होता है और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। निमिषा प्रिया जो खुशहाल ज़िंदगी जी रही थी, वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है और अब वहाँ की अदालत उसे सजाए मौत देने वाली है, जिसमें कि अब तमाम लोग हमारे देश के ये दुआ कर रहे हैं कि इस तरह से वो बच जाए। और जैसा कि चिराग बता रहे थे कि ब्लड मनी देने की पेशकश एक संस्था की ओर से की गई है, ये एक इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव, जो कि प्रिया निमिषा के नाम से ही शुरू किया गया है। तो वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं और हम भी यही दुआ कर सकते हैं कि अगर जान बच जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। अगर ब्लड मनी दे करके उसकी जान बच सकती है, क्योंकि वहाँ पे नियम है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। चिराग, इस खबर के अलावा मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारी पिछली वीडियो का। हमने सोमवार को जब हम बातचीत की थी और हम लोग सोनम वाले मामले में बात कर रहे थे, राजा रघुवंशी मर्डर केस की बात कर रहे थे, तो उस दौरान हमारे काफ़ी सारे दर्शकों ने हमारे वीडियो पे जो कमेंट्स किए हैं, मैं उन कमेंट्स पे थोड़ा सा बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ध्यान से, बहुत गौर से हमारे जो शो है हमारा उसको देखते हैं और उस पर पूरा कंसंट्रेशन भी करते हैं, अपना ओपिनियन भी देते हैं और ऐसी बातें भी तमाम सामने रखते हैं जो केस से जुड़ी हों, जो सही मतलब बात है। पुलिस या हम लोग भी शायद ना सोच रहे हो, लेकिन हमारे दर्शक सोचते हैं। तो मैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने, उनके कुछ कमेंट्स के बारे में बात हो रही थी और कुछ लोगों ने ये शिकायत की थी हमसे, हमारे दर्शकों ने, कि हम उनके कमेंट्स नहीं लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कमेंट्स क्योंकि बहुत सारे होते हैं आप लोगों के, आप इतनी शिद्दत से हमारा शो देखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि कमेंट्स ले ली जाएं, लेकिन सारे कमेंट्स लेने में बहुत समय लग जाता है। हमारी एक सीमा है, हमारा एक लिमिटेड टाइम की, जिसके हिसाब से हम लोगों को चलना होता है। तो हमारी दर्शक हैं अंतरा चौधरी, जिन्होंने स्पेशली लिखा है कि वो 2 बार 3 बार वो ऐसा कर चुकी हैं कि उन्होंने लिखा कि हम उनका कमेंट नहीं ले रहे हैं। तो मैंने इसीलिए उनका नाम अभी लिया कि अंतरा चौधरी हमारे दर्शक हैं, उनका कहना है कि हम उनका कमेंट नहीं लेते। तो कमेंट हम आपका ले रहे हैं और बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने लिखा है इसमें कि बहुत अच्छा लगता है उन्हें हमारे जो पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसा वैलिड डिस्कशन जो है, ऐसी कुछ हम बातें करते हैं या हमारी चर्चा में आती हैं जो किसी खबरों में नहीं होती, लेकिन अच्छा होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह देखते हैं। और एक और हैं, ये जगदीप कौर हैं, ये लिखती हैं कि वो न्यूज़ नहीं देखती हैं लेकिन वो हमारा शो देखती हैं, क्योंकि उन्हें हमारा केस, जो ये हम केस पे विश्लेषण कर रहे हैं, सोनम वाले केस पे, राजा रघुवंशी वाले मर्डर केस पे, तो वो ज़रूर देख रही हैं और उसी से वो हर चीज़ से अपडेट रहती हैं। इस तरह का उन्होंने इसमें लिखा है। और ऐसे ही एक और हरभजन कौर हैं, इन दर्शक हमारी पहले पुरानी हैं, इनसे पहले भी हम इनका कमेंट ले चुके हैं। उन्होंने फिर से लिखा है कि जब तक वो हमारा वीडियो नहीं देख लेती हैं तो तब तक उन्हें केस के बारे में थोड़ा संतुष्टि नहीं होती जानकारी पा करके, और बड़ा सेटिस्फाई फील करती हैं और उसके बाद वो दूसरा कोई वीडियो फिर देखती ही नहीं है, दूसरा कोई खबर ही नहीं देखती हैं, क्योंकि वो अपडेटेड है। तो इस तरह का मानना। बेहद धन्यवाद आपका कि आप इस तरह देख रहे हैं। तो और भी बहुत सारे दर्शक हैं जिनका एक ये श्रद्धा है, इन्होंने लिखा है कि इट्स ट्रू, योर समरी ऑफ द केस इज़ द ओनली रिलायबल एंड द अपडेटेड एंड सेव द टाइम। थैंक यू सो मच श्रद्धा कि आपको ऐसा लगता है कि टाइम बच रहा है आपका और रिलायबल है। थैंक यू। ऐसे ही हमारे और भी कई साथी हैं और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं कि जो अनिल कुमार हैं, वो, उनका कहना यह है कि पुलिस नहीं चाहेगी कि नार्को हो उसमें सोनम के परिवार का। वही हम डिस्कस कर रहे थे, वो हम लोग डिस्कस भी कर चुके थे इस बारे में कि अगर वो कोई डाउट आ जाता तो फिर हाँ, मतलब थोड़ा बिल्कुल। केस को एक
थोड़ा एक विचित्र तरीके से देखा जाता है, फिर कोर्ट बिल्कुल भी बिल्कुल, अलग तो वो तरीके से इसीलिए पुलिस नहीं चाहिए नार्को, और पुलिस ने इसलिए कहा भी नहीं है कि वो ऐसा करना चाहते हैं। तो इसमें एक और हमारी दर्शक हैं, उन्होंने बुशरा, उन्होंने लिखा कि एग्जैक्टली राजा की फैमिली जो है उनकी डिमांड बिल्कुल सही है कि नार्को होना चाहिए। तो तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनके अलग अलग राय है, उनके अलग अलग ओपिनियंस हैं। और इसी तरह अनुराग गुप्ता हैं, वो कहते हैं कि आप अपने अपडेट जो है कंटिन्यू रखिएगा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हम सबके कमेंट तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन हाँ इतना भरोसा ज़रूर दिला सकते हैं कि जो भी खबर होगी, चाहे वो राजा रघुवंशी मर्डर केस हो या फिर ये निमिषा प्रिया वाला मामला हो, जिस पे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि आपको हर खबर से आप लोग बाखबर रहें। तो आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर